श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित संसद का शीतकालीन सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। हम बहुत ही गौरवशाली पलों के साक्षी रहे हैं। मसलन वंदे मातरम के 150 वर्षों पर चर्चा कर, जहां एक तरफ हमने हमारी नई पीढ़ी को राष्ट्र की आज़ादी के संघर्ष में राष्ट्रीय गीत के योगदान और सांस्कृतिक बहुलतावाद को एक राष्ट्र के रूप में संयोजित कर लेने की हमारी ताकत से रूबरू करवाया है, वहीं दूसरी तरफ हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा कर एक प्रगामी और मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराया है। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की संरचनात्मक कमियों को दूर करते हुए और अधिक पारदर्शी, जवाबदेही, डिजिटल चेक एवं बैलेंसेज की व्यवस्था करते हुए विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ संबद्ध कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बढ़ी हुई आय, कनेक्टिविटी, व्यापक स्तर पर डिजिटल पहुंच और अलग अलग तरह की नवसृजित आजीविका के अनुरूप रूपांतरित कर विकसित भारत रोजगार गारंटी फॉर आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025, जिसे विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 भी कहा गया है, संसद ने पारित किया है, जो ग्रामीण आधारभूत संरचनात्मक विकास को सुनिश्चित कर विकसित भारत बनाने के हमारे संकल्प का आधार बनेगा। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमान अभिषेक चारण। आप उप जिला कलेक्टर हैं झालावाड़ में। चारण साहब का कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। चारण साहब बताइए, जो विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 है, ये किस तरह की संकल्पना है? सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व में एक योजना थी जिसे मनरेगा के नाम से हम लोग जानते थे, और उसे हमारे संसद ने एक कानूनी अमली जामा पहनाकर एक एक्ट के रूप में क्रियान्वित करना प्रारंभ किया 2005 से। उस योजना में कुछ जो खामियां थी या उस योजना को और बेहतर करने के लिए, उसकी क्रियान्विति और सुदृढ़ रूप से मॉनिटरिंग रखने के लिए उसमें जो बदलाव किए गए, उसके साथ और भी जो वित्तीय स्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, जो पूर्व में ये केंद्रीय योजना के रूप में ये आई थी, अब वीबी जी राम जी जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इन सभी चीज़ों को चेंज करते हुए एक जो अभी नया कानूनी स्ट्रक्चर जो रोजगार गारंटी देगा, आजीविका के लिए गारंटी देगा, और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए, वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो योजना बनाई गई है, उसे वीबी जी राम जी का नाम दिया गया। और चारण सर, ये बताइए कि जो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 है, इसके प्रमुख घटक क्या है? कंपोनेंट्स पर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि मनरेगा जिस प्रकार से क्रियान्वित किया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक एनुअल प्लान की, कहीं ना कहीं एक फ्यूचर विजन की कमी रही। उस कमी को केंद्र सरकार ने आइडेंटिफाई करते हुए ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हीं चीज़ों का नरेगा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उन्हीं पे वित्तीय खर्च किया जाए राजकीय कोष से, जो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सके। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो इन 4 कंपोनेंट्स या 4 घटकों के रूप में किए गए हैं। चूंकि भारत जैसे देश में ये सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है कि जल संबंधी हमारे जो कार्य हैं, जैसे कि नहरों का निर्माण हो गया, जलाशयों का जीर्णोद्धार हो गया, चेक डैम आदि बनाना, तो एक प्रमुख घटक वीबी जी राम जी के भविष्य में जो कार्य होने वाले हैं स्वीकृति के आधार पर, उसमें जल संरक्षण और जल संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण घटक रहेगा। साथ ही हमारा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे हम ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, जैसे पंचायत भवन हो गए, ग्रामीण सड़कें हो गई, आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम अपने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें परिदर्शित होती है कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और मजबूत और यूज़र फ्रेंडली, नागरिकों के लिए सहूलियत वाला बनाया जाना आवश्यक है। तो अभी तक नरेगा में जो कच्चे कार्य किए जा रहे थे, उनमें इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इतनी मजबूती से सुदृढ़ करना संभव नहीं था कानूनन, क्योंकि ऐसे ही शर्तें थी। इसके पश्चात अगर हम देखें तो जो हमारे आजीविका से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे किसान गांव में फसल करता है, फसल भंडारण एक भारत के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। तो कोल्ड स्टोरेज के लिए अगर कोई फसल भंडारण का कोई स्ट्रक्चर बनना है तो वो भी नरेगा के अंतर्गत बनाया जाएगा। स्वयं
सहायता समूह हैं, SHGs जिनको कहते हैं, जिनमें हम आजकल देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक फ्लैगशिप योजना है लखपति दीदी के लिए, तो उनको और त्वरित गति दी जा सके और हमारे देश में अधिक से अधिक जो बहनें हैं वो लखपति दीदी के तौर पे इंडिपेंडेंट बने और मजबूत बने। उस स्वयं सहायता समूह के जो ऑफिस है, उनका जो छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग का कार्य उनका चल रहा है, उसमें अगर कोई शेड लगाना है या किसी प्रकार का निर्माण करना है तो वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अर्बन प्रॉब्लम अभी तक थी, पर अब ये एक बहुत बड़ी रूरल प्रॉब्लम के रूप में भी दिख रही है। तो वीबी जी राम जी का एक महत्वपूर्ण अब घटक आजीविका इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिया गया है, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह ये सारी चीज़ें होगी और एक बहुत ही सुंदर दृश्य नज़र आएगा जब वीबी जी राम जी एग्जीक्यूट होने के बाद 5 साल बाद या 4 साल बाद हम देखेंगे तो हमें अभी तक जो ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा का कार्य, जो खरंजों की रोडें थी, कच्चे निर्माण थे या तालाबों का पाल बनाना वगैरह था, वो एक आवश्यक काम था, परंतु उससे भी अधिक, उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी का, उससे भी ज़्यादा परिदर्शित होता है एक डेवलपमेंट के रूप में। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको दिखने को मिलेगी। और एक चौथा बहुत महत्वपूर्ण घटक जो इसमें वीबी जी राम जी के लिए है वो है मौसमों में बदलाव। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बहुत बड़ा इशू है और भारत जैसा देश जो एक पेनिनसुला के रूप में घिरा हुआ है इंडियन ओशन से, उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत है, चेक डैम्स बनाने जगह जगह पे, फ्लड रिलीफ पॉइंट्स बनाने, वो भी जैसे जंगलों में आग लगती है, उन सभी चीज़ों के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब वीबी जी राम जी के माध्यम से किया जा सकेगा। चारण साहब, जो पूरा परिदृश्य आपने उभारा है वीबी जी राम जी में, इसको जो विकसित भारत की संकल्पना है हमारी 2047 की, निश्चित रूप से उस संकल्पना को वीबी जी राम जी बहुत मजबूती देगा। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? कमल जी, मैं समझता हूं कि अब जब भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई शहरी व्यक्ति अगर पहली बार प्रवेश करेगा, आज से 2 साल बाद जब वीबी जी राम जी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो वो एक मार्क्ड डिफरेंस देख पाएगा कि किस प्रकार से वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के अकुशल कार्मिक, कुशल मजदूर, ये सारे मिलके एक कितना सुंदर गांव बना सकते हैं। और ऐसा गांव जो न सिर्फ सौंदर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, बल्कि आर्थिक रूप से वहाँ के निवासियों को बहुत मजबूत संबल प्रदान कर पाएगा। आत्मनिर्भर गांव हो। वो वीबी जी राम जी आत्मनिर्भर भारत की नींव का एक बहुत महत्वपूर्ण पत्थर है। और सर, तुलनात्मक रूप से देखें तो मोटे और बड़े बदलाव क्या है मनरेगा से वीबी जी राम जी में? ये चीज़ हमारे नागरिकों को और समस्त ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को जाननी जरूरी है कि नरेगा में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 100 दिवस का रोजगार का गारंटी थी, वीबी जी राम जी में 125 दिन यानी 25 दिनों को अधिक बढ़ा दिया गया है। तो एक प्रकार से एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ग्रामीणों को, जो बेरोजगार हैं और जो काम चाहते हैं, उनको मिली है और वो 125 दिन का उनको बेशक बहुत बहुत फर्क पड़ने वाला है इसमें उनकी आर्थिक स्थिति में। और दूसरा एक डिफरेंस ये है कि पहले जो डेवलपमेंट था वो एक स्ट्रेटेजिक या रणनीतिक रूप से फोकस्ड डेवलपमेंट नहीं था। बहुत सारे एरियाज थे, आइडेंटिफाइड एरियाज थे नहीं, लोकल लेवल पे जो काम ज़्यादा फोकस करना चाहते थे लोग। कई ऐसी चीज़ें भी रही ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीतिक रूप से कहें, चाहे वो किसी और रूप से कहें, तो जिनसे कमियों की वजह से फोकस्ड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। और जैसा मैंने अभी बताया कि अब जो है वो 4 घटक हमारे प्राइमरीली वही फोकस रहेगा, उन्हीं पे हमें कार्य करने के लिए वित्तीय पोषण मिलेगा। तो ये जो 4 हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, चाहे वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे आजीविका से रिलेटेड हो, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, वेदर बेस्ड जो भी हमारी डिजास्टर्स होते हैं, तो उन सभी को फोकस करके जो कार्य किया जाएगा, तो इट इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ ग्रेट लॉन्ग टाइम एग्जिस्टिंग एसेट्स टू रूरल इंडिया। पूर्व में चूंकि ये एक केंद्रीय योजना थी और अब ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में क्रियान्वित होगी, तो पहले 100% फंडिंग जो है केंद्र सरकार द्वारा दी जाती थी, केवल बेरोजगारी भत्ता जो है राज्य सरकार के ऊपर एक वित्तीय भार था। अब इसमें साधारण राज्यों के लिए 60-40 का रेशियो कर दिया गया है, और जो हमारे सुदूर क्षेत्र के, जहां आर्थिक स्थितियां इतनी मजबूत नहीं है या भौगोलिक रूप से थोड़ी कठिनाइयां हैं, वहां पे केंद्र सरकार ने 90
और 10 का अनुपात रखा है, यानी 100 रुपये का अगर खर्च होगा तो 90 रुपये केंद्र सरकार देगी और 10 रुपये राज्य सरकार देगी। ठीक इसी प्रकार से हमारे जैसे अन्य राज्य हैं उनमें 60-40 का रेशियो रहेगा। तो इससे ये होगा कि स्टेट को 40% अगर फंडिंग करनी होगी, चूंकि नरेगा के सारे कार्यों का क्रियान्विति स्टेट लेवल की एजेंसीज से किया जाता है, तो एक बेहतर मॉनिटरिंग, एक अच्छी जवाबदेही की गारंटी रहेगी और उससे न सिर्फ बेहतर वित्तीय मैनेजमेंट हो पाएगा, फिस्कल प्रूडेंस भी जो है इंश्योर किया जाएगा कि जो खर्च किया जा रहा है वो अनावश्यक रूप से नहीं है और जो आवश्यक खर्च भी किया जा रहा है वो व्यवस्थित रूप से मितव्ययता से किया जा रहा है। इसके अलावा जो मैं बताऊंगा कि पूर्व में काम जो था वो मांग आधारित जो है फंडिंग के बेसिस पे इसका वित्तीय पोषण किया जाता था, जबकि अब की बार वीबीजी राम जी के माध्यम से पूर्वानुमानित स्वीकृत बजट रहेगा और उसका एक मानक वित्तीय पोषण का एक स्टैंडर्ड बनेगा जिससे अनिश्चितताएं नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की। तो चाहे वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जिला परिषद का स्तर है, चाहे वो स्टेट लेवल है, पंचायत राज विभाग हैं या रूरल डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, उनको ये निश्चितता रहेगी कि कितना फंड हमें प्राप्त होने वाला है, कौन कौन से कार्यों को किस तरह से मॉनिटर करेंगे। इसमें नो वर्क पीरियड नहीं था मनरेगा में और यहाँ पर नो वर्क पीरियड रखा हुआ है। राज्यों को ये विशेष अधिकार है कि वहां पर जब खेती बाड़ी का अपने पीक सीजन पे होगी, चाहे कटाई या बुआई। कमल जी, ये आप बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने ये उठाया है। पूर्व में आर्टिफिशियल प्राइस राइज जो है वो लेबर कॉस्ट में आर्टिफिशियली प्राइस राइज होता था उस वक्त जब हमारे यहाँ पे पीक टाइम होता था फसल बुआई या कटाई का। तो खेतों में जमीन पर काम करने के लिए कृषक को सहायतार्थ जो साथी कृषक चाहिए थे, जिन्हें हम चाहे तो खेतों के मजदूर के रूप में कह दें, तो वो मिलना बड़ा कठिन हो गया था। तो कहीं ना कहीं वो एक देश की जो फूड सिक्योरिटी का टोटल ढांचा है, जो फूड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमारा एक अनुमान एस्टिमेट बनता है, उन सभी पे कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता रहती थी। अब चूंकि हमने वीबीजी राम जी के अंदर इस प्रकार से एक संशोधन किया है कि स्टेट्स जो हैं वो सेंटर को अपने पीक बुआई और कटाई का टाइम निर्धारित करके नोटिफाई करके देंगे, उस अवधि में जो है रोजगार के लिए ये स्कीम जो है फोकस न रह के बुआई और कटाई में लेबर ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके वो रहेगा। किसान को मजबूत करने के रूप से देखें तो केंद्र सरकार का ये बहुत ही अच्छा निर्णय है कि जो किसान भाई है हमारा, वो संघर्ष करता था अपने लेबर को लाने के लिए, उससे उसकी फार्मिंग की कॉस्ट बढ़ जाती थी, क्योंकि जो लेबर उसे जिस रेट में मिलना चाहिए था वो चूंकि कहीं और नियोजित था नरेगा के माध्यम से, तो वहाँ पे उसकी समस्या बढ़ जाती थी और उसे लेबर नहीं मिलता था। परंतु अब ये सुनिश्चित रहेगा कि लेबर किसान भाई को बहुत आसानी से मिले और फार्मिंग की कॉस्ट रिड्यूस हो, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का किसान की आय दुगने करने का जो लक्ष्य है, उसमें ये एक बहुत कारगर उपाय होगा कि किसान को फार्मिंग कॉस्ट रिड्यूस की जाए, उसे लेबर इजीली मिले और एक पीक पीरियड कटाई और बुआई का नोटिफाई किया जाए, उस वक्त लेबर फ्री रहे ताकि वो किसान को अच्छे और किफ़ायती दाम पे अपनी सहायता उपलब्ध करवा सके। नया जो विधेयक है उसमें ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो आत्मनिर्भर गांवों की और जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अनाज भंडारण के लिए स्ट्रक्चर अगर गांव में बनता है तो किसान को कई बार देखते हैं कि फसल खराब हो जाती है, लंबे समय तक स्टोरेज नहीं रख पाते, तो उससे डेफिनेटली उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, वो भंडारण अपने क्षेत्र में ही कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट करके कहीं दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे डेफिनेटली किसान की आय बढ़ेगी। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी यानी जल संरक्षण की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी वीबीजी राम जी के माध्यम से 100% की जाएगी। साथ ही उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रामीण क्षेत्र से सड़क को कनेक्ट करना, ग्रामीण क्षेत्र की अच्छी बेहतर सड़कें बनाना, उससे बाजार तक आसान पहुंच हो पाएगी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का व्यापारी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का कृषक है। और मैं समझता हूं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार से अच्छा बढ़ता है तो विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा लाभ रहेगा कि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह पाएंगे, उनको सुलभ रोड की कनेक्टिविटी प्राप्त होगी और चूंकि उनके पेरेंट्स की आय बढ़ जाएगी तो वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही
हम देखें कि मिट्टी और जल संरक्षण जो है उसमें जलवायु अनुकूल चीज़ें करने में बड़ा योगदान रहेगा वीबीजी राम जी का। आय में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था में जो एक मनी का फ्लो, बायर एंड परचेजिंग जो कैपेसिटी बढ़ेगी, और परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ने का अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति वो सारी सुलभ चीज़ें जो उसके विकास के लिए आवश्यक है वो स्वयं खरीद पाएगा। और सर, श्रमिक एक ऐसा स्टेक होल्डर है जो वीबीजी राम जी से प्रत्यक्ष तक जुड़ा हुआ है, तो श्रमिकों को किस तरह से लाभ होने वाला है नए विधेयक से? श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम तो ये है कि पूर्व में 100 दिवस का गारंटी था रोजगार का, अब ये गारंटी जो है शर्तिया 125 दिवस की हो गई, यानी 25 दिन बढ़ गए हैं जी। दूसरा, इसमें चूंकि अग्रिम प्लानिंग होगी तो उससे सभी संबंधित श्रमिकों को ये जानकारी में रहेगा कि कितना बजट, कितनी स्कीम्स, कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है, और उनको एक निश्चितता रहेगी कि इस वर्ष ये काम होंगे और हमें रोजगार 100% मिलेगा 125 दिवस का। और सर, कोई भी कार्यक्रम की सफलता अगर हम सुनिश्चित करते हैं तो उसमें 3 बातें बहुत जरूरी होती है: ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और सामाजिक अंकेक्षण। मनरेगा जो कार्यक्रम था उसमें किस तरह से ये चीजें हो रही थी, और जो नया विधेयक है उसमें कौन से बड़े बदलाव कर दिए गए हैं ताकि ये तीनों चीजें सुनिश्चित हो और किसी तरह की कोई खामी ना रहे? पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक सुरक्षा, इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए इस वीबीजी राम जी योजना के अंतर्गत बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन 100% कंपल्सरी कर दिया जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगे, धनराशियों का जो भी वितरण है वो डिजिटल रूप से होगा। उसके अलावा मस्ट्रॉल जो है वो ई मस्ट्रॉल के रूप में होगा। आप रियल टाइम देख सकते हैं कि कौन सी साइट पे क्या कार्य चल रहा है और कौन कौन सी लेबर उसमें लगी हुई है। इसके साथ ही जो इसका प्लानिंग है, ऑडिटिंग है, और जो फ्रॉड जिस प्रकार से कई बार हो जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता एंड ऑन रिकॉर्ड वो दिखा दिया जाता है बट इट इज़ नॉट ऑन द ग्राउंड, तो वो समस्या क्योंकि रियल टाइम इसमें मॉनिटरिंग होगी तो उस समस्या से निजात मिलेगा। और जो राजकीय धनराशि है, जो टैक्स पेयर्स की धनराशि है, उसको सुनिश्चित किया गया है केंद्र सरकार की वीबीजी राम जी के माध्यम से कि वो धनराशि सही जगह पे सही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के लिए उपयोग में ली जाए, उसका किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया जाए। कुल मिला के लबोलबाब ये है कि टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें वर्क की सैंक्शनिंग से लेके, प्लानिंग से लेके, एग्जीक्यूशन से लेके कंप्लीशन तक जो है एक टेक्नोलॉजिकल इसमें इंटरफेरेंस रहेगा ताकि जनता उससे अवेयर रहे, अथॉरिटीज अवेयर रहें और मॉनिटरिंग इसकी बहुत अच्छे से की जा सके। और सर, चलते चलते पूरा राष्ट्र एक सपना संजो रहा है 2047 में विकसित राष्ट्र बनने का। नया जो हमारा विधेयक है, विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025, उसको इस संकल्पना से जोड़ा गया है। तो विकसित भारत का हमारा जो सपना है उसको पूरा करने पे ये जो नया विधेयक है हमारा विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा और हमारा ये सपना किस तरह से पूरा होगा? मैं समझता हूं कि वीबीजी राम जी विकसित भारत की जो संकल्पना है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। चाहे वो किसान की आय दोगुनी करने से संबंधित हमारा लक्ष्य हो, चाहे वो हमें सभी को रोजगार देने से संबंधित लक्ष्य हो, चाहे वो हमारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का लक्ष्य हो, चाहे हमें नागरिकों को सहूलियत, ईज ऑफ लिविंग देने का जो लक्ष्य है, वो सारे लक्ष्यों को एक साथ समुचित रूप से एड्रेस करने वाली योजना का नाम वीबीजी राम जी है। और कमल जी, मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में वीबीजी राम जी एक इतना महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा कि इस मॉडल को न सिर्फ हमारे देश में बल्कि अन्य विदेशों में भी इस मॉडल को क्रियान्वित करने हेतु दूसरे देशों की सरकारें उत्साहित रहेंगी। चारण साहब, आप हमारे यहाँ पे आए और वीबीजी राम जी विधेयक के अलग अलग कंपोनेंट्स पर हमारे सुनने वालों के साथ तफसील से पूरी बात शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।